नमस्कार, मैं आशा पांडे ओझा उदयपुर राजस्थान से जन सरोकार मंच टॉक के यात्रा अनवरत कार्यक्रम में आज हाजिर हूं आपके साथ में जाने माने सुपरिचित गजल के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय DM मिश्र जी के साथ। आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जन सरोकार मंच टॉक पर आपका। जी बहुत बहुत हमसे बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले जी तो मैं जन सरोकार मंच टोंक को प्रणाम करता हूं, जो मुझे मंच पर आने के लिए अवसर दिया। देवेंद्र जी का और आप जी को भी मैं नमन करता हूं। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया और अवसर नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग इस पर मिल पाते, लेकिन आज बहुत सुंदर संयोग हुआ और साल भी खत्म होने के करीब करीब है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कभी आप फ्री नहीं थे, कभी हम फ्री नहीं थे, कभी वो हमारे हो जाता था, वो ऐसा पर कभी व्यस्तता चल रही थी, तो इस तरह से हम लेट होते गए। लेकिन कोई ना, देर आए दुरुस्त आए और 2022 में आ गए, कौन सी कम बड़ी बात है। नहीं, साल साल बीतने नहीं पाया। दिवाली के समय से हम लोग योजना बना रहे थे कि हम जी लोग मिलेंगे, तो खैर। हमसे जुड़ने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत है और अभिनंदन है जन सरोकार मंच टॉक पर। आप सभी के लिए मैं आज के हमारे अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय जरूर रखना चाहती हूँ, ताकि आप इनको और अच्छी तरह से जान सके। डॉक्टर DM मिश्र जी, आपका पूरा नाम डॉक्टर डिंगूरमल मिश्र है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के आप रहने वाले हैं। आपने गणित में PhD और ज्योतिषी रत्न किया है। बाप रे, गणित में PhD, बड़ा डर लगता है गणित नाम से। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने MMH पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजियाबाद में प्रवक्ता के पद से नौकरी शुरू की थी। कुछ दिन बाद उसे छोड़कर आपने बैंक में नौकरी की और वरिष्ठ प्रबंधक के पद से अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पूर्ण रूप से अब लेखन में लगे हुए हैं। आपकी अब तक 1 दर्जन पुस्तकें आ चुकी है, 12 पुस्तकें आप देखिए, और 6 पुस्तकें आपकी कविताओं की और 6 गजल की। मतलब आप कहीं भी पक्षपात नहीं करते, पलड़ा बराबर लेके चलते हैं। हालांकि ये गजलकार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, लोग इनकी गजल को इतना पसंद करते हैं, इन्हें गजलकार ही कहते हैं। लेकिन आप देखिए, इनकी कविताओं की संग्रह भी बराबर है, 6 के 6 है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है आपकी तरफ से। और पहली पुस्तक आपकी आदमी की मुहर 1990 में आई थी। लहरों के हस्ताक्षर दूसरी पुस्तक आपकी 1990 में आई थी। आपकी तीसरी पुस्तक टेम्पो वाला छोरा, बड़ा रोचक नाम है, 1996 में आई थी। और इज्जतपुरम, ये भी बड़ा रोचक नाम है, आपकी 2000 में आई थी और इसका दूसरा संस्करण जो है वो 2012 में आया था। आप 5वीं पुस्तक आपकी मंगरू का उजला या उजाला हो सकता है, उजाला उजाले या का उजला, सफर, जी उजाले का सफर, जी, मंगरू यहाँ का नजला, मंगरू का नजला, मंगरू का नजला। जी, मंगरू का उजला लिखा हुआ है। गलत, नजला है वो, मंगरू का जी नजला। और ये भी एक रास्ता है जी। और 6ठी पुस्तक है आपकी, यह भी एक रास्ता है, जो 2009 में आपकी आई है, जिसका दूसरा संस्करण भी आया है 2013 में। और ये बड़ी बात है कि आपके कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण भी आ चुके हैं। ऐसा तब होता है जबकि आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं, आपकी गजल पसंद की जाए श्रोताओं, पाठकों द्वारा। आपकी गजल की किताबों के नाम उजाले का सफर जो 2006 में आई, रोशनी का कारवां 2012 में आई, और इनका आईना दर आईना 2016 में, और चौथी किताब है वो है पता ढूंढे हमारा 2019 में, और लेकिन सवाल टेढ़ा है 2020 में, और समकाल की आवाज जो कि अभी बिल्कुल ताजा गजल संग्रह या गजल पे इनकी बात है, तो समकाल की आवाज जो है वो 2022 में आई है। बिल्कुल आप देखिए, आपके सामने है स्क्रीन पर आपकी नई पुस्तक। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नई पुस्तक के लिए। चक्रपाणी ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, अभिनंदन चक्रपाणी ओझा जी आपका। इसके अतिरिक्त कुछ एक छोटा सा परिचय और रखती हूँ कि इसके अतिरिक्त आपने गजल एकादश का संपादन भी किया है, 2021 में किया, जिसमें 11 जन पक्षधर गजलकारों को शामिल किया है। वरिष्ठ कवि आलोचक डॉक्टर जीवन सिंह के आपकी चुनिंदा गजलों को लेकर एक गजल संचयन भी तैयार किया है, जो प्रेस में है। और वरिष्ठ कवि आलोचक डॉक्टर रमाकांत जी ने भी उसका बल्ब लिखा है।
और आपको बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब तक कई जानी मानी संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है, जिसमें से कुछ एक के नाम यहाँ गिनाती हुई चलती हूँ। जायसी पंचशती सम्मान अवधि अकादमी में आपको 1995 में मिला, और दीप शिखा सम्मान दीप शिखा साहित्य 1996 में सांस्कृतिक संस्था जो सुल्तानपुर से है से आपको मिल चुका है, और साहित्य रति रश्मि रति साहित्य परिषद मुसाफिर खाना ये सम्मान आपको 2005 में मिल चुका है, और भारतीय भूषण सम्मान राष्ट्रीय राजभाषा पीठ इलाहाबाद से 2007 में आपको मिल चुका है। लोक रत्न पुरस्कार भारत भारती संस्थान द्वारा आपको 2011 में मिल चुका है, और बहुत सारे प्रशस्ति पत्र भी आपको प्रेमा देवी त्रिभुवन अग्रहरि मेमोरियल ट्रस्ट अमेठी से 2015 में मिल चुका है। उर्दू अदब का फिराक गोरखपुरी जो अवार्ड है वो आपको 2017 में मिल चुका है। यूपी प्रेस क्लब का सृजन सम्मान आपको 2017 में, शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन द्वारा सम्मान आपको 2018 में, और साहित्यिक संघ वाराणसी का सेवक साहित्य श्री सम्मान 2020 में, जय विजय रचनाकार सम्मान आगरा से 2021 में, और दस्तक टाइम्स की ओर से दस्तक चेतना अग्रदूत सम्मान 2022 में। इस तरह आपको बहुत बहुत सारे सम्मान प्राप्त और उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं आप, और 500 से अधिक गजल गीत और कविताएं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। देवरिया गोरखपुर से मैं उन पुस्तकों के नाम यहाँ गिनाऊंगी तो सर की बहुत ज्यादा जरूरी चीजें जो इनके साथ वो छूट जाएगी, इसीलिए सर ये चर्चा मैं फिर बाद में करते हुए कि हाँ, देश की लगभग सभी जानी मानी जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें आपकी गजलें निरंतर प्रकाशित होती रही है और हो रही हैं, और आपकी गजलें बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि आप जन सरोकार की बात करते हैं, जन चेतना की बात करते हैं, जन जागृति की बात करते हैं। आपकी गजलों में जमीन से जुड़ी हुई बात होती है और मिट्टी की सौंधी महक होती है। सर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और पहला ही प्रश्न मैं आपसे दागती हूँ कि यहाँ तक की यात्रा आपकी कैसी रही, कैसे पहुंचे, क्या समस्याएं आई, क्या लोगों का सहयोग मिला, इस तरफ रुझान कैसे हुआ, और आपकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा कुछ अगर बताना चाहें तो स्वागत है सर। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो चक्रपाणी ओझा जी यहाँ मौजूद हैं, आपने बताया, और उनके बड़े भाई विभूति नारायण ओझा जी पतहर के संपादक हैं देवरिया के, जो आपने लिया। उन्होंने हमारी गजलों पर एक विशेषांक भी निकाला, महत्वपूर्ण था, और वो मौजूद हैं, इसलिए उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 4 पंक्ति उसमें अपनी बात को रखता हूँ। रास्ता यूं मेरा ढलान में है, ढलान उम्र को भी कह सकती हैं। रास्ता यूं मेरा ढलान में है, हौसला फिर भी आसमान में है। वाह। रास्ता यूं मेरा ढलान में है, हौसला फिर भी आसमान में है। कैसे बेफिक्र भला हो जाऊं, कैसे बेफिक्र भला हो जाऊं, मेरा हर लम्हा इम्तिहान में है, मेरा हर लम्हा इम्तिहान में है, रास्ता इम्तिहान में है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो मेरे अपने जीवन के बारे में आपने बात किया। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्म मेरा हुआ, और साहित्य की प्रति ये मेरा जो लगाव रहा, ये बहुत बचपन से परिवार से पैदा हुआ। जैसे मेरी दादी, इनको हम लोग अय्या कहते थे, माँ को माई कहते थे, तो ये बचपन में इतनी कहानियां, किस्से, महाभारत, रामायण ये सब सुनाती रहती थी कि उससे एक बहुत ही बड़ी दिलचस्पी पैदा होती रही साहित्य में। घर में हमारे रामायण रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। हमारे एक चाचा जी थे, वो अक्सर सुनाया करते थे सब। मेरे पिताजी तो मैं जब 5 महीने का तब शहीद हो गए थे, तो मेरे चाचा और मेरे बाबा ने दादा ने मेरा पालन पोषण किया था। और वहीं से मैं जब दर्जा 4 में, कक्षा 4 में पढ़ता था, तब मैंने रामचरितमानस का पूरा पाठ कर लिया था। उसके बाद मुझे पढ़ने का जरूर अवसर नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में वहां से मेरी साहित्य की एक बीजारोपण हो जाता है। जब मैं दर्जा 4 में, कक्षा 4 में पढ़ता था, 8वें तक आते आते मैंने साहित्य में प्रेमचंद, महादेव वर्मा, दिनकर, निराला, मुक्तिबोध, इन लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया था 8वें तक पहुंचते पहुंचते।
वहां से फिर मेरी कवि सम्मेलनों में भी रुचियां मैंने होने लगी। नीरज और ये सब बच्चन, उस समय श्यामनारायण पांडे सब जब मंच आते थे तो हम लोग क्लास पढ़ाई छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके कवि सम्मेलन में दौड़ के जाते थे। तो कवि सम्मेलन का भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। मैं धीरे धीरे लिखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो लिखता था वो उसमें बहुत त्रुटियां होती थी। हाई स्कूल तक जो लिखता था उसमें बहुत त्रुटियां होती थी, व्याकरण की बहुत गलतियां होती। दूसरी, मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था तो लोगों ने हमको मैथमेटिक्स से साइंस दिला दिया, और मैं जो मेरे अंदर जो था वो साहित्य था। और साहित्य मुझे स्कूल से ही मेरे साथ में साहित्य का अध्ययन मेरे साथ स्वाध्याय बचा, लेकिन माने क्लास की भी स्टडी मेरी खत्म हो गई। मैं हाई स्कूल के बाद में हिंदी नहीं पढ़ने का अवसर मिला। ये जो हुआ है आप देख रहे हैं, सब स्वाध्याय का। इंटर तक पहुंचते पहुंचते मेरी रचनाएं पत्रिकाओं में मैं कविताएं लिखने लगा टूटी फूटी, और हमारे अध्यापक उसको ठीक ठाक करने लगे, तो एक इससे थोड़ा हौसला बढ़ने लगा। मेरी पहली रचना 1968 में आगरा से छपने वाली एक युवक पत्रिका होती थी, उसमें पहली मेरी। उसके बाद में सन 72 तक आते आते तो मेरी रचनाएं काफी पहुंचने लगी, और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंच गया। वहां पर मैं मैथमेटिक्स में एडमिशन हुआ, और वहां से कथार पत्रिका के संपादक जी आ गए, उनको भी प्रणाम मेरा, उनका जिक्र मैंने किया था। तो वहां से पहुंचते पहुंचते मैं जब बीए और एमए तक आया, चूंकि लखनऊ में बहुत अच्छा साहित्य का था, तो मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ रहा था, लेकिन लिख रहा था मैं कविता, लिख रहा था मैं लेख, और वे लेख पत्र पत्रिकाओं में, स्वतंत्र भारत, नवजीवन में छपने लगे। पैसा भी मिलने लग गया, पारिश्रमिक मिलता था, 40 रुपए 50 रुपए इसे मिलता था। रेडियो स्टेशन आकाशवाणी लखनऊ पर कार्यक्रम शुरू होने लगे। हम और नवीन निश्चल, ओम निश्चल, डॉक्टर ओम निश्चल, हम लोग साथ ही साथ मेरे आकाशवाणी पर जाने लगे, वहां भी पैसा मिलने लगा। पढ़ाई हो रही थी, पीएचडी हो रही थी मैथ में, और काम हो रहा था मेरा साहित्य में। तो इस तरह से होते हुए 1989 में मेरी पहली किताब आदमी की मोहर आ गई। उसके बाद आपके साथ ये किताबें मेरी कविता की आई। पहले मैं गीत लिखना शुरू किया। गीत लिखने के बाद मैं कौशल किशोर जी रेवान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, और हमारा खासतौर से जनवाद में लाने में आपका मेरी तरह का बड़ा श्रेय है, आप मुझको ले आए। जी नमस्ते सर को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैं पहले मैं गीत से फिर कविता में गया, क्योंकि गीत में रागात्मकता ज्यादा थी, तो मुझे लगा कुछ बौद्धिक बात आए, तो मैं कविता मुक्त छंद लिखने लगा। फिर मुझे लगा कि ये कविता जो है बहुत दूर तक जा नहीं पा रही। मुझे लगा जैसे दुष्यंत ने काफी कविताएं लिखा, हर विधाओं में लिखा, लेकिन आखिर में उन्होंने साये में धूप पे चले गए और गजल लिखा। वो कुछ वैसा ही मेरे साथ भी घट गया। हमारे राम कुमार कृष्ण जैसे लोग, तमाम लोगों ने पहले एक कवि रहे और कवि से फिर गजल की दुनिया में चले आए। तो गजल में फिर मैंने खासतौर से गजल में आए हुए मुझको लगभग 20 वर्ष हो गया। 20 साल से मैं गजल में हूँ, लेकिन मेरी पहली किताब उजाले का सफर 2006 में आई, और 2009 में दूसरी। सबसे मैं आगे चल करके 2016 में जब मेरी आईना दराइना किताब आई गजल की, पांडे जी, तब मेरी एक पहचान बनी, और उस किताब का विमोचन कौशल किशोर जी ने लखनऊ में कराया। ये जो कौशल किशोर जी हमारे सामने मौजूद है, और उसकी भूमिका लिखी थी सुप्रसिद्ध कथाकार संजीव जी ने। फिर दूसरी किताब मेरी आई गजल की, इसके बाद और मेरी किताब आई वो पता ढूंढे हमारा, लेकिन सवाल टेढ़ा है की भूमिका जीवन सिंह ने लिखी। और अभी जो आई समकाल की आवाज, इसको नचिकेता जी ने लिखा। और अब जो अभी आपने बताया कि गजल संचयन आ रहा, जिसका संपादन डॉक्टर जीवन सिंह कर रहे हैं, उसको प्रोफेसर रमाकांत शर्मा जी ने उसकी। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का फिर मुझको उत्साहवर्धन बहुत सारे लोगों ने किया, तो उसका भी मेरी गजलों पर असर पड़ा। और गजलों में भी आप देखिए तो तीन धाराएं एक तरफ से निकल रही। एक तो है परंपरावादी लिख रहे हैं, रवायती शायरी कर रहे हैं। दूसरे हैं जो मंच को ध्यान में रख करके लिखते हैं कि तालियां बजें और पैसा मिले। और तीसरे हैं जो इन दोनों से हट करके आम आदमी की समस्याओं को लिखते हैं। और मैंने अपनी इसी तीसरी विधा, गजल में भी मैंने इस तीसरी विधा का
चयन किया इसमें हम आम आदमी की समस्याओं को बात करें, और इस तरह से हम हमारे जीवन का गजल में आने का ये रास्ता रहा मेरा, ये मेरी यात्रा। और पूछिए। तो मतलब कि आप छंद से बंद से भागे और आपने सोचा कविता लिखें, गीत से भागे जो छंदबद्ध से लौट के फिर से छंदबद्ध की तरफ आ गए। अब छंद में आ गए। अब इसमें गजल के छंद में क्योंकि मुझे गीत से शुरू हुआ, तो वो गीत का जो तरीका होता था एक थोड़ा दूसरा होता था। यहाँ दो पंक्तियों में ही अपनी सारी बात, जिसको एक शेर हम कहते हैं, दो पंक्ति का एक शेर बहुत कुछ बोल जाता है, उसको तीसरी पंक्ति की जरूरत ही नहीं रहती। जबकि गीत जो है वो उसमें एक पद होते हैं, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, स्टैंजा जो होते हैं वो, और गीत जो है आपस में बंधे हुए हैं, जबकि हर शेर स्वतंत्र होता है। इस तरह से होता है हमारे यहाँ गजल में। तो गजल में दो पंक्तियों में, अब हमारे पास, मैं कविता भी लिखना जानता हूँ, लिखा ही हूँ, गीत भी लिख चुका हूँ, और गजल में बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने कहा मुझे कि केवल आप गजल ही लिखे, ये आपको ज्यादा आपके से अच्छा ये विधा आपसे ज्यादा संभलती है। जैसे दुष्यंत को लोगों ने, कमलेश्वर वगैरह ने, सबने कहा, तो वो भी कविता छोड़कर, नाटक छोड़कर, और सीधे सीधे वो भी चाय में धूप की 56 गजलों से वो गजल के दुनिया में छा गए। और वो दुष्यंत न होते शायद आज हम लोग भी गजल नहीं लिखते, जनवादी गजल नहीं लिखते। दुष्यंत के बाद फिर अदम गोंडवी का मेरा साथ हो गया जी। अदम गोंडवी हम लोगों के साथ में काफी रहे, तो उसका भी बड़ा असर पड़ा हमारे साथ में। तो अदम गोंडवी के साथ जी सर। तो अदम गोंडवी के साथ जज्बात का मेरे ऊपर और असर पड़ा। जब उनकी गजलों को मैंने, वो हमारे सामने उन्होंने सुनाया, हमने भी एक इंटरव्यू उनके लिए लिखा था, दिया था, कि जब हमारे सामने पढ़ते थे, हमारे सामने उन्होंने पढ़ा, हमारे संचालन में पढ़ा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। ये अदम गोंडवी कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी गजल आई इससे अलग, आज के जमाने की, ये उनका दौर था। हमारे दौर में आई गांव का भ्रष्टाचार, गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, बहुत चर्चित गजल है, लोग जानते हैं। गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ। गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ। सारा उत्थान मुखिया की दालान है, भ्रष्टाचार। देखिए, गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ, मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई। ये अदम के समय में नहीं था। मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई, सुखिया को हैरान देख कर आया हूँ। मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई, सुखिया को हैरान देख कर आया हूँ। अब कल तक टूटी छान न थी, अब पक्का है। व्यंग देखें, कल तक टूटी छान न थी, अब पक्का है। नया नया प्रधान देख कर आया हूँ, नया नया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। लक्ष्मीनिया, देखिए रिजर्वेशन, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान, मगर रिजर्वेशन में, आरक्षण में लक्ष्मीनिया को प्रधान चुनी गई। वो लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान, मगर उसका पति प्रधान देख कर आया। वाह 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 वाह, कितनी सच्चाई है, मतलब कितनी गहराई से ये कर आया हूँ। ये एक जनवादी कवि की ये दृष्टि होती है, इस तरह से कहीं अपने बीच से बात उठा लेता और इतनी सहजता से कह देता है। ये बात होती है, जमीन से जुड़ी हुई बात होती है, अपने बीच की बात होती है। उसके लिए केवल कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते हैं, बल्कि सच्चाई को देखा जाता है, हमारे बीच की सच्चाई को देखा जाता है, और बिल्कुल हकीकत जो बयानी की जाती है, वही जन सरोकार मंच टॉक है, और वही जनवादी कवि है, वही जनवादी लेखक है। कि आपने हमको इसके लिए अवसर दिया। अब यही जब रवायती शायरी हो रही थी, और एक से एक शायरी में, गजल में, क्योंकि ज्यादातर गजलें उर्दू से आई हुई हैं, तो उर्दू में कलाबाद बहुत है। वहां पर जनवाद और समकाल शब्द नहीं है। उर्दू में प्रगतिवाद तो है, प्रोग्रेसिव शायरी है, लेकिन वहां पर जनवाद और समकाल शब्द नहीं आया है। ये हिंदी में आया है। और ये समकाल और जनवाद और जन सरोकार, ये तीनों शब्द जो आप बोल रही हैं,
ये हमारी हिंदी कविता की देन है, जिसमें कौशल किशोर जी और तमाम बहुत सारे हमारे बड़े बड़े कवि लिख रहे हैं। तो वो उस कविता ने जनवाद को और जन सरोकार को, समकालीनता को यहाँ पर ला दिया। अब हम लोग यहाँ आ गए। अब कुछ ऐसे गजलकारों को जो कलावाद से जुड़े हुए हैं, एक दो तीन शेर मेरे देखिए कि मैंने इसको चुनौतीपूर्ण कहा कि अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी, दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा, गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी। वाह, गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी, और जिसमें इंसानियत की बात न हो, जिसमें इंसानियत की बात न हो, गजलें ऐसा समाज बदलेंगी। जिसमें इंसानियत की बात न हो, गजलें ऐसा समाज बदलेंगी। और ये भी शेर सुने पांडे जी, दीन दुखियों का वक्त आएगा, दीन दुखियों का वक्त आएगा, गजलें बंदा नवाज बदलेंगी। वाह 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 वाह, शुक्रिया। दीन दुखियों का वक्त आएगा, गजलें बंदा नवाज बदलेंगी। और आखिरी शेर इस गजल का देखे कि खूब दरबार, लोग कहते हैं गजलें दरबार से निकली हैं, आप यही पढ़ती पढ़ाती होंगी। खूब दरबार कर चुकी गजलें, खूब दरबार कर चुकी गजलें, अब यही तख्तो ताज बदलेंगी। खूब दरबार कर चुकी गजलें, ये है जनवाद। खूब दरबार कर चुकी गजलें, अब यही तख्तो ताज बदलेंगी, अब यही तख्तो ताज बदलेंगी, अब ये गजलें मिजाज बदलेगी, बेईमानों का राज बदलेगी। ये है ये जनवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही। और आपकी गजलों में एक चीज और होती है, जनवाद की तो बात आप करते हैं, आपकी गजलों में जो एक मिट्टी की सौंधी कोमल महक होती है, बिल्कुल ऐसे एक आंचलिक परिवेश निकल के आता है जो आपकी गजलों में, वो मुझे बहुत बहुत प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि ये गजल तो बिल्कुल हमारी जमीन के भीतर से कहीं से बारिश की पहली मिट्टी की तरह उठाई गई है, जैसे बारिश की मिट्टी की खुशबू उठा लेते हैं हम हाथ में, तो वो उस तरह की गजल होती है। वो गजलें भी बहुत प्रभावित करती है। और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी भी, जो बिल्कुल जनवादी लेखक हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ भी कमेंट्स चल रहे थे, एक बार देवेंद्र जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो थोड़े से कमेंट्स दिखा दे, तो हम हमारे श्रोता और पाठक जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भी जुड़ाव निरंतर हमारे साथ में बना रहे। जी देवेंद्र जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर संभव हो जी, पत्थर पत्रिका, तभी तो आप लिखते हैं कि हमारे गांव का कौवा भी अब नहीं आता, हमारी ख्वाहिश है कोयल कहीं से आ जाए, जिन्होंने गांव को उड़ते विमान से देखा है, उन्हें भी सच का आईना दिखाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संपादक जी है, पत्रकार पत्रिका के संपादक हैं, वो लिख रहे हैं, जिन्होंने विज्ञान निकाला था, ये कौशल किशोर जी ने। जी, कौशल किशोर जी कह रहे हैं, वाह डीएम मिश्र जी, वर्तमान की सच्चाई आपने उकेरा है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तरह से, दोनों साहित्य मनीषियों को नमस्कार। लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी कहते हैं जी आपको भी नमस्कार। आप सभी को हमारा बहुत बहुत आभार भी जुड़ने के लिए। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मौसम ये चल रहा है, दौर ये चल रहा है कि लोग अपनी रोटी सेकने में लगे हुए होते हैं, सत्ता के विपरीत बात कहना बड़ा समझा जाता है कि बिल्कुल भय से थोड़ा सा झिझकते हैं लोग कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ये नुकसान नहीं हो जाए, या कहीं। तो आदमी जब अपनी रोटी सेकने में, अपना लोभ लालच देखने में, अपनी मोह माया में जकड़ा हुआ है, तब आप कबीर की तरह कैसे उलट बांसियां कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं, तब देखिए, हमने लिखा कि गूंगे बहरे बन जाए मंजूर नहीं, गिरवी हो लेखनी हमें मंजूर नहीं। क्या बात। हमने एक, आप गजलें लिखती हैं, आपकी गजलें मैं पढ़ता हूँ, आप बहुत बढ़िया लिखती हैं। यही देखिए, मैंने एक गजल लिखी, वो भी बहुत चर्चा में है, बुलडोजर चला देगा ऐसी रदीफ गजल में, उर्दू वाले तो नहीं लिख सकते, बुलडोजर चला देगा, ये कहाँ बुलडोजर चलता है। अब इसको देखिए कि मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा,
मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा। वो जालिम है तो क्या यादों पे बुलडोजर चला देगा। क्या बात है। आगे दूसरा देखिए, कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा। कहाँ सोचा था, एक दूसरा बुलडोजर देखिए, कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा, मेरा महबूब अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा, मेरा महबूब अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। बुलडोजर चला देगा, मैं ध्वस्त कर देना। जी जी, सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में, सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में, सुबह सूरज कोई ख्वाबों पे बुलडोजर चला देगा। वाह वाह। हाँ आगे देखिए, एक शेर ये भी देखिए कि नजर उसकी गड़ी रहती मेरी गाढ़ी कमाई पर, यही डर है वो फिर नोटों पे बुलडोजर चला देगा। क्या बात। अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का, आपको लखीमपुर याद करिएगा। अगर राजा हुआ, वहां का मुझे इसे वायरल भी हुआ था, पहले की गजल है काफी। अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का, सरों को काट कर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। सरों को काट कर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। ये शेर देखें, गरीबों की मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, गरीबों की मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, कोई धनवान झोपड़ियों पे बुलडोजर चला देगा। इसी माँ बाप की, आखिरी शेर इसका देखिए, जब जो बेटा भी बुलडोजर चला रहा है, किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, बड़ा होकर वो उम्मीदों पे बुलडोजर चला देगा। किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, बड़ा होकर वो उम्मीदों पे बुलडोजर चला देगा, मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा। तो इतनी ऐसी गजल लिखा बुलडोजर। अब बुलडोजर तो एक ऐसा बन गया हमारे उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा। आपने नया रदीफ लिया है, बहुत अच्छा रदीफ लिया आपने। लेकिन बहुत लोगों को ये लगा, बहुत लोगों को लगा कि मैंने उसपे पॉलिटिकल लिखा, पॉलिटिकल एकाध शेर आ गया, लेकिन ये जीवन में कहाँ कहाँ, एक जगह देखिए प्रेमिका पत्नी या जो है उसने नहीं बिल्कुल, आपने सभी को, सारे विषयों को आपने पिरोया है इसके अंदर। हर एंगल से देखा है आपने, हर दृष्टिकोण से देखा है इसको, और हर दृष्टिकोण से ये गजल आपने रखी है। कोई एक उस पे नहीं, बुलडोजर, अच्छा बुलडोजर कोई आज से नहीं चल रहा है। मैं जब से बच्ची थी, मैं तब से देखती हूँ कि जैसे भी जहां भी इलीगल पोजीशन होता था तो वहां बुलडोजर चलते हुए मैंने बहुत छुटपन से देखा है। जब 70 का मेरा बॉर्न है तो मैं 75, 76 की भी मुझे याद है कि किस तरह आके जहां भी इलीगल पोजीशन होता था, कुछ भी गलत होता था, या जहां भी जब कोई व्यापारी है जो भाग लेता था वो करके, तो उसकी संपत्ति पे भी गवर्नमेंट बुलडोजर चलाती थी। जब दिवालिया घोषित हो जाता था, भाग लेता था, तो कई जगह बुलडोजर कोई आज की देन नहीं है, बुलडोजर चलता आया है और चलता रहेगा। बुलडोजर चला देगा अविधा में न लेकर, हमने पूरी गजल व्यंजना में लिखा है जी। बुलडोजर चला देगा तो मतलब ये नहीं होता है जो हमारी योगी बाबा चला रहे हैं या कोई नेता चला रहा है। या चक्रपाणी ओझा जी की एक आपसे फरमाइश आई है, आदरणीय जन कवि के नवीनतम संग्रह से कुछ शेर हम श्रोताओं को सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा इस महत्वपूर्ण मंच से। तो बिल्कुल मेरी भी यही ख्वाहिश है और सर से मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल चक्रपाणी जी की बात को और उनकी बात से मैं भी सहमति अपनी प्रकट करती हूँ, और आपकी नए कुछ शेर, आपकी नई जो संग्रह आया उससे सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा। जी स्वागत है। सुने जी। जन सरोकार मंच को, देवेंद्र जी को, आपको और अपने सारे शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को कुछ गजलें में सुना रहा हूं कि गमजदा आंखों का दो बूंद नीर कैसे बचे। ये आजकल में छपी थी, जो दिल्ली से छपी सरकारी मैगजीन, किताब में आने से पहले शेर सुने कि गमजदा आंखों का दो बूंद नीर कैसे बचे, गमजदा आंखों का दो बूंद नीर कैसे बचे, ऐसे हालात में अपना ज़मीर कैसे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। गमजदा आंखों का दो बूंद नीर कैसे बचे, ऐसे हालात में अपना ज़मीर कैसे बचे। शेर सुने,
कि धर्म के नाम पे तालीम दोगे बच्चों को, धर्म के नाम पे, आप शिक्षिका भी हैं, धर्म के नाम पे तालीम दोगे बच्चों को। मुझको इस बात की चिंता, मुझको इस बात की चिंता, कबीर कैसे बचे, मुझको इस बात की चिंता। धर्म के, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी, धर्म के नाम पे तालीम दोगे बच्चों को, मुझको इस बात की चिंता, कबीर कैसे बचे। जो दोनों धर्मों पर बोलता है, कबीर कैसे बचे। शेर भी देखें कि एक भी कृष्ण नहीं अनगिनत दुशासन है। महिलाओं के लिए एक शेर है कि एक भी कृष्ण नहीं अनगिनत दुशासन है। आज की द्रौपदी का बोलो चीर कैसे बचे, आज की द्रौपदी का बोलो चीर कैसे बचे। और ये भी चिंता मेरी देखें कि हर तरफ घात लगाए हैं लुटेरे बैठे, हर तरफ घात लुटाए हैं, हर तरफ घात लगाए हैं लुटेरे बैठे। ऐसी सूरत में कोई राहगीर कैसे बचे, ऐसी सूरत में कोई ऐसी सूरत में कोई राहगीर कैसे बचे। इस हुकूमत में गरीबों की बात कौन सुने, इस हुकूमत में गरीबों की बात कौन सुने। दर दर ठोकरें खाता फकीर कैसे बचे, दर दर ठोकरें खाता फकीर कैसे बचे। और ये शेर सुने, इसका भी आखिरी शेर इस कदर का है कि सिर्फ महलों की तरक्की पे जोर देता है, सिर्फ महलों की तरक्की पे जोर देता है। क्या कभी ये भी है सोचा कुटीर कैसे बचे, क्या कभी ये भी है सोचा कुटीर कैसे बचे। गमजदा आंखों का दो बूंद नीर कैसे बचे, ऐसे हालात में अपना जमीर कैसे बचे। ऐसे हालात, लोग बेईमान होते जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कैसे आप संभाल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। ऐसे हालात में अपना जमीर कैसे बचे। और इसी कड़ी में एक गजल और सुने, मारा गया इंसाफ मांगने के जुर्म में, मारा गया इंसाफ मांगने के जुर्म में, इंसानियत के हक में बोलने के जुर्म में मारा गया। वाह। जो आप पूछ रही हैं कि आप कैसे बचे हैं, बचे क्या हैं, देखिए, मारा गया इंसाफ मांगने के जुर्म में, इंसानियत के हक में बोलने के जुर्म में। सिर देखें कि मेरा गुनाह ये है कि मैं बेगुनाह हूं, मेरा गुनाह ये है कि मैं बेगुनाह हूं। पकड़ा गया चोरों को पकड़ने की जुर्म में, पकड़ा गया चोरों को पकड़ने की जुर्म में, मेरा गुनाह ये है कि मैं बेगुनाह हूं, पकड़ा गया चोरों को पकड़ने की जुर्म में। ये शेर देखें कि पहले तो पर कतर के कर दिया लहू लुहान। शेर देखें, पहले तो पर कतर के, ये चित्र भी देखें कि हालात देखें क्या है। पहले तो पर कतर के कर दिया लहू लुहान, फिर सिल दिया जबान चीखने की जुर्म में, फिर सिल दिया। क्या बात है, पहले, शुक्रिया, पहले तो पर कतर के कर दिया लहू लुहान, व्यंजना देखिए इसकी, फिर सिल दिया जबान चीखने की जुर्म में। एक नया शेर है, पांडे जी को सुना रहा हूँ, पंडित जी सुना रहे पांडे जी को। पंडित ने अपशकुन बता दिया था इसलिए, पंडित ने अपशकुन बता दिया, पंडित ने, ज्योतिषी ने, मैं ज्योतिषी भी हूँ, आपने पढ़ा, पंडित ने अपशकुन बता दिया था इसलिए हैं लोग खफा मुझसे छींकने की जुर्म में। क्या बात है, वाह वाह वाह। पंडित ने अपशकुन बता दिया था, पंडित ने अपशकुन बता दिया था इसलिए हैं लोग, जैसे कोई या ये लोग छींक दिया, हमारा रास्ता कटता हुआ, मेरा काम खराब। और ये आप दूसरी जातियों में जाइए तो ये नहीं है, अपने है यहाँ, अपने धर्म में, अपने पास में। पंडित ने अपशकुन बता दिया था इसलिए नहीं सर, इसमें मुझे जातियों से मुझे नहीं लेना देना। हर गांव की एक परिपाटी होती है, एक गांव की परिपाटी होती है, इसमें जातियों से मुझे लगता है नहीं लेना देना। नहीं, कहीं से भी अगर कोई है, जैसे कबीर लेते थे, दोनों राह न पाई, वो कहना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है सामने, खुलना ही पड़ता है, कुछ तो खुलेंगे आप। ये शेर भी देखें, औरों की खुशी देख क्यों पाती नहीं दुनिया, ये शेर औरों की खुशी देख क्यों पाती नहीं दुनिया, औरों की खुशी देख क्यों पाती नहीं दुनिया। तो औरों की खुशी देख क्यों पाती नहीं दुनिया, तोड़े गए हैं फूल, तोड़े गए हैं फूल
महकने के जुर्म में तोड़े गए। क्या बात है। महकने के जुर्म में फूल महकता जी। ना हो तोड़ा जा। औरों की खुशी देख क्यों पाती नहीं दुनिया, तोड़े गए हैं फूल महकने के जुर्म में। वाह और वाह। इस तरह के भी मेरे तेवर हैं कि उठे नहीं क्यों हाथ गिरेबान की तरफ, उठे नहीं क्यों हाथ गिरेबान की तरफ, खाई है लात पांव पकड़ने के जुर्म में, खाई है क्या लात बात है। वाह पांव वाह वाह पकड़ने के जुर्म वाह में। वाह वाह शुक्रिया। वाह। उठे नहीं क्यों हाथ गिरेबान की तरफ। आपका भी तेवर मैं जानता हूं, आपकी तेवर से मैच करता शेर है कि उठे नहीं क्यों हाथ गिरेबान की तरफ, खाई है लात पांव पकड़ने के जुर्म में। और ये उम्दा, शेर बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। कि कब तक रहूं मैं चुप कोई मुझको तो बताए, कब तक हम्म। रहूं मैं चुप कोई मुझको तो बताए, बढ़ती गई सजा मेरी सहने की जुर्म में, बढ़ती गई क्या सजा बात है, मेरी क्या बात है। सहने की जुर्म में, बढ़ती गई सजा मेरी सहने के जुर्म में, मारा गया वाह इंसाफ मांगने के जुर्म में, इंसानियत के हक में बोलने के जुर्म में। और वाह, बहुत बेहतरीन, ये बहुत ही दो इस बेहतरीन। प्रकार की दो और नई गजलें हैं। ये समकाल की आवाज से दो गजलें आपको मैंने सुनाई। जी बिल्कुल। और सारी गजल इससे समकाल की आवाज से लेके और जो आपने पहले भी सुनाई, सारी गजल और सारे तेवर बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। और ये तेवर एक लेखक में, एक गजलकार में, एक फनकार में, एक कवि में, एक आलोचक में, एक समालोचक में, सब में होने बहुत जरूरी है। तभी हमारी लेखनी का धर्म हम निभा पाएंगे, नहीं तो हम लेखनी का धर्म निभाने से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जहां भी आपके अंदर कोई भी लोभ, लालच, मोह जैसी कोई वस्तु समाहित हो गई आपके भीतर, तो उस समय आप संकोच आपके पांव पकड़ लेगा, संकोच आपके हाथ पकड़ लेगा, संकोच आपको बांध लेगा कि नहीं, मेरा ऐसा करने से मुझे ये नुकसान हो जाएगा, ये लिखने से मुझे ये नफा नुकसान। जिसके भीतर नहीं उतरता है वही सच्चा लेखक रह पाता है, और सच्चा वही जनवादी लेखक रह पाता है। तो आप उस तेवर को निभा के चल रहे हैं, उस धर्म को निभा के चल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत 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 बधाई बहुत आपको धन्यवाद। सर। अब आप ये समझ लीजिए कि यही मुझे डर लगा रहता है। कभी मैं अपनी, मेरी दर्जन भर किताबें हैं, मैं अभी कभी अपनी कोई किताब सरकारी जो संस्थाएं हैं वहां सब पुरस्कार के लिए सबमिट ही नहीं किया, कभी दिया ही नहीं। पुरस्कार नहीं की सर, कभी मैं एक चीज आवश्यकता मैं भी नहीं। और जानती हूँ, मैं एक चीज मैं मानती हूँ कि हमने आगे होकर अगर हमने सबमिट किया और सरकार ने खुद हमारा आंकलन नहीं किया या किसी संस्था ने हमारा आंकलन नहीं किया और हमें भेजना पड़ा, तो वो सम्मान सम्मान नहीं है। मैं भी नहीं मानती होता है। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए, दुष्यंत को क्या मिला, आदम को क्या मिला, किसी को कहाँ मिल रहा है। जितने कभी माने निराला को क्या मिला, किसी भी बड़े देखिए ऐसे सर, जो दुष्यंत को क्या मिला मैं बताती हूँ। दुष्यंत को क्या मिला, या निराला को क्या मिला, या आदम गौंडवी को क्या मिला, ये 22 बार अब तक आपके मुंह से जो नाम निकल चुका है ना, ये यही सम्मान होता मिला। है सर। ये मिला, ये मिला। ये जी। सबके नसीब में नहीं होते हैं। जो सम्मानों की फहरिस्त में चले जाते हैं, जो चापलूसी और चमचागिरी की फहरिस्त में जो लोग उतर जाते हैं, उनका नाम इस तरह मंचों से कोई याद नहीं करता, वो इस तरह स्मृतियों में शेष नहीं रहते। मेरा ये मानना है। नहीं तो अब ऐसे कुछ गजलकारों के लिए अपने बिरादरी के कुछ लोगों को मैंने कुछ अपनी राय दी है। सुने चार पंक्तियां ये कि अंधेरा जी है सर। घना, अंधेरा है। रमाकांत शर्मा जी को प्रणाम। आपने मेरी अभी ब्लड बिल्कुल, लिखा है रमाकांत जी किताब आ सर रही को है, मैं आपको बहुत याद ही बहुत कर रही प्रणाम। थी। और अगला बिल्कुल, ये हमारे समय के बहुत बड़े आलोचक अगर जीवन सिंह जी और रमाकांत जी सर और आपका जिनकी स्नेह किताब मुझे पे लिख बराबर देते, या जिनकी गजल पे लिख दे, या जिनकी कविताओं पे लिख दे, निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उनकी गजल में, उनकी कविताओं में, या उनमें कुछ दम है। तभी है। रमाकांत जी सर लिखेंगे और तभी जीवन सिंह जी सर लिखेंगे, वरना नहीं, ये मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। तो चार पंक्तियां सुने जो मैंने अपने बेशक। साथी गजलकारों को सलाह दिया है कि अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो, आहा आहा। अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो, फटे कपड़े नहीं तन पर गजल रेशम की कहते हो। वाह वाह। अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो, फटे कपड़े नहीं तन पर गजल रेशम की कहते हो।
गरीबों को नहीं मिलता है पीने के लिए पानी, गरीबों को नहीं मिलता है पीने के लिए पानी, मगर तुम तो गजल विस्की गुलाबी रम की कहते हो, मगर तुम तो गजल विस्की गुलाबी रम की कहते हो, अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो। इसी तरह गजल में होती कि गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, एक से एक कलाबाज गजल में आ रहा है। हम उतना ही कलाबाज माने इसमें कलात्मकता चाहते हैं, कलाबाज ने कलात्मकता चाहती है जितना गजल के लिए जरूरी है, जितना गजल के लिए जरूरी है, जितना इसमें आ रहा है। जो आप देख रही व्यंजनाएं किस तरह से आ रही वो आप देख रही। गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, पर हम लेकर खुरपी बैठे क्यारी। गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, पर हम खुरपी लेकर बैठे क्यारी। मेरा उनसे क्या बराबरी। गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, पर हम खुरपी लेकर बैठे क्यारी में। मिले प्यार से निनकू झिनकू जुम्मन खां, फिर लग गई चौपाल किसी बसवारी में, फिर लग गई चौपाल किसी बसवारी में। और मैं अपने घर से एक शेर उठा रहा हूं कि किसी अप्सरा इंद्र परी में बात कहां, किसी अप्सरा इंद्र परी में बात कहां, यहाँ बात जो अपनी राम दुलारी में, यहाँ बात जो अपनी राम दुलारी में, यहाँ बात कही और कितने अपनेपन की बात कही और कितनी जमीन से जुड़ी बात कही और कितनी महकती बात कही है। बिल्कुल लोग ये सोचते हैं कि नए बिंब क्या दें, नए प्रतीक क्या दें या नए रूपक क्या बनाएं, इससे सुंदर बिंब और इससे सुंदर नए रूपक क्या हो सकते हैं। इस तरह से आप एक चित्र खींच देखिए, शब्दों से कैसी फोटोग्राफी होती है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ शब्दों से, गजल के मतले में मैं एक फोटोग्राफी दिखा रहा हूँ कि बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है। ये कौशल किशोर जी की बहुत पसंदीदा गजल है और कतार के संपादक जो अभी विभूति नारायण ओझा, चक्रपाणी ओझा, इन लोगों की बहुत पसंदीदा गजल है, जीवन सिंह की भी, बहुत सारे लोग कि बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है। चित्र देखिए, बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। बोझ धान का ये तो सर मेरा खुद का बहुत पसंदीदा है, मुझे खुद बहुत पसंद है। इसमें मतलब आप देखिए, इसमें गीत की गहराई भी है, इसमें गजल की नफासत भी है और इसमें कविता की नजाकत भी है और इसमें कहानी है। आप देखिए, इसमें पूरी कहानी है। बोझ धान का लेकर वो जब, दो तीन इससे शेर और देखें, बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। कीचड़ की पायल पहने, शेर देखे, कीचड़ की पायल पहने, कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, घास कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, छम छम की मधुर तान नूपुर की घंटी बजती है, धान की बाली कान की दोनों। अद्भुत कहन है सर, ये कल्पना से परे चीज है। कीचड़ की पायल, क्या कमाल, मतलब कमाल। की पायल पहने जब चले मखमली घास, बहुत बहुत कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर। वहां अब देखिए दोनों व्यंजनाएं कैसे रूप आ रहा है, कला आ रही है। कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, छम छम की मधुर तान नूपुर की घंटी बजती है। किसी कवि को कहा, इतनी नजाकत बताई है और इतना श्रम साध्य बताया, उसे श्रम साध्य बताने के साथ इतनी नजाकत बताना, मतलब कमाल कर दिया है, कमाल। किसी और में बात कहाँ, वो बात जो चंद्रमुखी में है। किसी और में, सिर्फ देखिएगा इसमें, किसी और में एक चुनौती भरा है दूसरों के लिए। किसी और में बात कहाँ, वो बात जो चंद्रमुखी में है। 100 दीप जलाने को वो एक तीली सी जलती है। 100 दीप जलाने को तीली, 100 दीप जलाने से वो एक तीली सी जलती है। और देखिए कि खड़ी दोपहरी में भी निखरी इठलाती बल खाती है। खड़ी दोपहरी में भी निखरी, माने वो ये नहीं कह रही बहुत घाम लग रहा है, धूप लग रही। खड़ी दोपहरी में भी निखरी इठलाती बल खाती हो, धूप की लाली रूप की लाली
दोनों गाल पे सजती है, धान की बाली वाह कान की बाली दोनों संग सजती है। बोझ धान वाह का लेकर वो जब बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली धान की बाली दोनों कान की संग बाली दोनों संग संग हिलती है। वाह बजती है। तो वाह ये ग्रामीण सौंदर्य है? बिल्कुल। इसी तरह से गांव पर एक और मेरी गजल बड़ी चर्चित रही है, वो भी मैं सुना दे रहा हूँ। जी स्वागत है। और ये डॉक्टर जीवन जीवन सिंह जी सिंह को सर हमारे बीच आगे, में जुड़ चुके हाँ हैं सर, देखिए, बहुत बहुत मैं ये स्वागत और अभिनंदन है आपका जन सरोकार मंच टॉक पर। डॉक्टर जीवन सिंह मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और जी डॉक्टर पंकज कर्ण भी डॉक्टर पंकज करण जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत हाँ, स्वागत अभिनंदन। ये मुजफ्फरपुर से हैं। हमारे जो गजल एकादश आपने देखा था, उसके एक गजलकार ये भी हैं, पंकज कर्ण भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अभी कम उम्र के हैं लेकिन बहुत अच्छा जी लिख रहे हैं। बहुत स्वागत तो है, बहुत बहुत हाँ, तो अभिनंदन, ये स्वागत गजल आप सभी देखिए, का जन सरोकार मंच गांव से पर। जिस तरह से पलायन हो रहा है, गांव और जी शहर के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, जी रिश्तों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, वो इस गजल को देखिए। और इसका डॉक्टर जीवन सिंह ने इसकी रदीफ की भी तारीफ किया है, मैं आपको जी इसको सुनाता स्वागत है हूँ। सर, इसकी बहुत बहुत रदीफ भी स्वागत। देखिएगा। ऐसा कभी न हो, नम मिट्टी पत्थर हो जाए, ऐसा कभी न हो। नम वाह मिट्टी पत्थर हो जाए, पत्थर ऐसा कभी न ऐसा हो। कभी। मेरा गांव शहर हो जाए, ऐसा कभी वाह न हो। सचमुच सर, ये पीड़ा मेरी भी है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा गांव शहर हो जाए, सचमुच नहीं चाहती। मेरा उदयपुर बड़ा हो गया तो मुझे दुख होता है कि मेरा उदयपुर पिछले 27 सालों में देखते देखते इतना बड़ा क्यों हो गया। मैं उसको छोटा सा ही पसंद करती हूँ। देखें, स्वागत है। इस शेर पर एक बताएं, हमारे यहाँ की एक ट्रैक्टर वाले बहुत बड़े एजेंसी है, तो उन्होंने कहा कि जी इसको ले जाकर, इस गजल को जब मैंने दिल्ली में सुनाया तो लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर के लिए इससे अच्छी गजल नहीं लिखी जा सकती। मैंने कहा जी इसमें ट्रैक्टर कहाँ है, हमने तो ट्रैक्टर पे नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा अगर नम मिट्टी पत्थर हो जाएगी तो ट्रैक्टर कहाँ चलेगा, अब गांव हाँ शहर आएगा तो ट्रैक्टर कौन खरीदेगा। अरे मैंने कहा कौन क्या खरीदेगा? भाई, तो क्या मुझे बात है। रमानाथ अवस्थी की पंक्ति याद आई कि मेरी कविता के अर्थ बहुत से हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। वाह वाह मेरी वाह कविता के अर्थ बहुत से हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। तो इस गजल को देखें, न मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। वाह बड़ा मुश्किल लतीफ है, बहुत मुश्किल लतीफ। आगे से सुने कि हर बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बेटा वाह बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप की वो ऊपर हो जाए ऐसा कभी ना। वाह 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 बेटा वाह बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप की वो बिल्कुल। ऊपर हो जाए ऐसा कभी क्या ना बात हो। है। फिर सुने कि हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी, वाह वो वाह 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 बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी ना हो। और एक शेर ये भी खास सुने कि मेरे घर की छत नीची हो, भ्रष्टाचार पर आ रहा शेर, कि मेरे जी घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए। हाँ हाँ वाह 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 वाह, फिर से कहिए सर, मेरे कमाल। घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी न हो। अब देखिएगा दोनों मिश्रों में मैं एक एक शब्द बदलता हूं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा बंजर हो जाए ऐसा कभी न हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया और शर्मा जी को प्रणाम करते हुए कि खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, वाह फिर बोलेंगे लेकिन बंजर हुआ तो, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा बंजर हो जाए ऐसा कभी ना हो। और गांव की ताकत देखिए कि गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, गांव में जब तक सबकी छोटी छोटी झोपड़ी कुड़िया कुछ रखा हुआ है, गांव में जब तक लोग शहर आकर के अखबार पे लिखते हैं,
गांव में जब तक सरपत है, बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए, ऐसा कभी। क्या बात है, वाह सर, वाह 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 वाह। गांव में जब तक सरपत है, बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए, ऐसा कभी न हो। एक शेर और इसमें बाद में मैंने जोड़ा था कि सागर जितनी पीड़ा मन में, धैर्य भी उतना ही। सागर जितनी पीड़ा मन में, धैर्य भी उतना ही, मेरा दर्द मुखर हो जाए, ऐसा कभी न हो। न क्या मिट्टी बात पत्थर है, हो क्या बात है, जाए, वाह ऐसा कभी न हो। मेरा गांव शहर हो जाए, ऐसा कभी न हो। अब 2-3 हम गुनगुना के आपको सुनाते हैं और उसी के बाद हम लोग, स्वागत है क्योंकि जी, हाँ बिल्कुल 5 मिनट स्वागत है। और बचे हैं। हाँ, गुनगुना के 2-4 सुनाते हैं। ये भी उसी तरह की है कि झोपड़ी में हो या हवेली में, झोपड़ी में हो या हवेली में, सब हैं उलझे किसी पहेली में। झोपड़ी में हो या हवेली में, सब हैं उलझे किसी पहेली में। है कोई पढ़ के जो बता देता, क्या लिखा है मेरी हथेली में, क्या लिखा है मेरी हथेली में। एक गजल और है, उसके 2 शेर सुनाता हूँ। मुसाफिर जी ने इसको सुनाया था कि आदमी आदमी देवता नहीं होता, आदमी देवता नहीं होता, पाक दामन सदा नहीं होता। आदमी देवता नहीं होता, पाक दामन सदा नहीं होता। अब कब कहाँ क्या गुनाह हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता। कब कहाँ क्या गुनाह हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता। और इसका एक शेर और देखें कि जब तलक आंख नम न हो जाए, जब तलक आंख नम न हो जाए, गजल का अदा नहीं होता, गजल का अदा नहीं होता। और एक और मुझे याद, गजल याद आ रही, उसी के बाद में हम लोगों के पास 4 मिनट है और मैं जी नहीं, हमारे पास अभी सर 8 मिनट है हमारे पास अभी। अच्छा अच्छा, तो 1-2 और इसी को देखें कि कमाल की, जैसे जिस तरह गजल इश्क, मुश्क और श्रृंगार उन महफिलों से निकलकर जिस तरह लोक जीवन में प्रवेश कर गई है, जिस तरह जन जीवन में प्रवेश कर गई है, जिस तरह आम व्यक्ति के दुख दर्द की बात कहने लगी है, जन सरोकार की बात कहने लगी है, निश्चित रूप से गजल ने बहुत ही नए सुंदर आयाम स्थापित किए हैं और गजल ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आप जिस तरह गजल कह रहे हैं, कमाल कह रहे हैं सर, वाकई बहुत ही उम्दा। एक से एक गजल देखें, जैसे दुष्यंत कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं, तो हमने आई गजल है कि बुझे न प्यास तो फिर सामने नदी क्यों है। आहा, क्या बात है। बुझे न प्यास तो फिर सामने नदी क्यों है, क्या बात। मिटे न धुंध तो फिर रोशनी हुई क्यों है। वाह। बुझे न प्यास तो फिर, बुझे न प्यास तो फिर सामने नदी क्यों है, मिटे न धुंध तो फिर रोशनी हुई क्यों है। वाह। यही सवाल बार बार मन में आता है, यही सवाल बार बार मन में आता है। मरे 1000 बार जिंदगी बची क्यों है, जिंदगी बची। आहा आहा, कितना दर्द है वाह इस शेर में, कितनी मरे 1000 बार रोज मरते हैं, को झिंझोर देने वाला दर्द है। मरे 1000 बार जिंदगी बची क्यों है। और जो डिस्पैरिटी है, जो भिन्नता है, देखें कि कहीं छलकते हैं सागर तो कहीं प्यास ही प्यास। आहा। कहीं छलकते हैं सागर तो कहीं प्यास ही प्यास। तेरे निजाम में इतनी बड़ी कमी क्यों है, तेरे निजाम में
वाह वाह, मतलब क्या छलकते हैं चैलेंज दिया है, सागर, निजाम को क्या चैलेंज दिया है। वाह वाह वाह, ये कवि कहीं कर सकता है, छलकते ये हैं सागर, सच्चा लेखक ही कर सकता है जो निजाम पर भी इस तरह के सवाल उठा सकता है। कहीं छलकते हैं सागर तो कहीं प्यास ही प्यास, तेरे निजाम में इतनी बड़ी कमी क्यों है? चाहे ऊपर वाह, वाले का निजाम हो, चाहे सरकार बिल्कुल का बिल्कुल निजाम, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कहीं किस कोई छलकते हैं निजाम हो, सागर निजाम इसको तो दोनों कहीं तरह से प्यास देखा ही जा प्यास। सकता है। देखिए बिल्कुल। हमने इसीलिए हमने एक गजल में एक शेर में उसको वहां भी कहा था ना, बंदा नवाज बदलेंगे, क्योंकि हाँ, ये अगर बात वही इशारों का में है, ध्यान रखे। समझने वाला अपने दिमाग को कहाँ तक ले हाँ, जाए, बंदा बात नवाज इशारों में बदलेंगे है। बिल्कुल। तो कहीं छलकते हैं सागर तो कहीं प्यास ही प्यास, तेरे हाँ हाँ, निजाम वाह, में इतनी बड़ी कमी क्यों है? और एक शेर ये भी क्या बात देखें, है, एक शेर सुने कि तुझे गुरूर है हुस्नो जमाल पर अपने, ये क्या शेर भी बात है। काम का है, इसकी व्यंजना पर जाइएगा। तुझे जी, गुरूर है हुस्नो जमाल पर अपने, अपनी खूबसूरती पर, अपने ताकत पर, तुझे गुरूर है हुस्नो जमाल पर अपने, तुझे हमारी जरूरत मगर पड़ी क्यों है? वाह 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 वाह। तुझे गुरूर है खुश, जी, अगर ऊपर वाले को अपने ऊपर बहुत ताकतवर है तो भक्तों की क्या जरूरत है भगवान को? वो बहुत सुंदर तुझे गुरूर अभिव्यंजन है, है बहुत सुंदर। हुस्नो जमाल पर अपने, या प्रेमी पर भी, तुझे गुरूर है हुस्नो जमाल पर अपने, तुझे हमारी जरूरत मगर पड़ी क्यों है? और जी, बिल्कुल। शेर देखें कि अभी अभी तो गए उड़ के इधर से बादल, अच्छा, अभी अभी तो गए उड़ के इधर से बादल, लगी है आग मगर आग ये लगी क्यों है? लगी क्या है बात है, आग मगर आग ये क्या लगी बात क्यों है, है? और क्या बात है। एक मैं आदम जी के दो एक शेर याद करते हुए अपना एक शेर करके इसको हम लोग खत्म करेंगे। एक शेर आदम कहते हैं कि जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, आप जानती होंगी इसको, अब जी, उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले। क्या बात है। यह आदम गोंडवी की बहुत बहुत मशहूर शेर है कि जो जी, गजल ये परिवर्तनकामी चेतना जो है, जो बदलाव लाते हैं, आदम गोंडवी एक बदलाव की बात कर रहे हैं कि जो गजल, जी, वही जो कलाबाद रूपबाद और जो हुस्न और इश्क के बाहर निकलकर जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, अब उसे बेवा के माथे के शिकन तक ले चलो। वाह वाह मैं वाह। मैं कुछ और कहता हूं अब कि गजल ऐसी कहो जिससे कि मिट्टी की महक आए। हम्म मैं उस बात को आगे ले आ रहा हूं, आदम जी की बात को मैं आगे लेकर चल रहा हूं कि, और एक सलाह भी है, एक परामर्श भी है। हम हमारा जी, देश भारत कृषि प्रधान देश है, हम लोग किसान हैं। गजल ऐसी कहो जिससे कि मिट्टी की महक आए, गजल ऐसी कहो जिससे कि मिट्टी की महक आए, लगे गेहूं में जब बाली तो कंगन की खनक आए, लगे गेहूं क्या में बात जब है। बाली। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, गजल बहुत ही ऐसी सुंदर। कहो जिससे कि मिट्टी की महक आए, लगे गेहूं में जब बाली तो कंगन की खनक आए, मेरे घर भी अमीरी 4 दिन मेहमान बन जाए, मेरे घर भी अमीरी 4 दिन मेहमान बन जाए, भरे यौवन तेरा गोरी तो शाखों में लचक आए, तो शाखों में क्या बात है, लचक। क्या बात, फिर देखे क्या बात है। नजर में, इसी के साथ खत्म किया जाता है कि नजर में ख्वाब वो ढालो कि उड़कर आसमां छू। एक संदेश है वाह, अपने श्रोताओं को कि नजर, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, कि नजर में ख्वाब वो ढालो कि उड़कर आसमां छू लें, नजर में ख्वाब वो वो ढालो, ढाल, नजर में ख्वाब वो ढालो कि उड़कर आसमां छू लें, जलाओ वो दिए जिनसे सितारों में चमक आए, जलाओ वो दिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही में अच्छी, ख्वाब वो क्या ढालो ख्वाहिश है। उड़कर आसमां छू ले, जलाओ वो दिए जिनसे सितारों में चमक आए, गजल ऐसी कहो जिससे कि मिट्टी की महक आए। छू लिया मिट्टी तो थोड़ा हाथ मैला हो गया, ये शेर देखें, छू लिया मिट्टी तो थोड़ा हाथ मैला हो गया, पर मेरा पानी से रिश्ता और गहरा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह या वाह वाह मिट्टी वाह। थोड़ा हाथ मैला हो गया, पर मेरा पानी से रिश्ता और गहरा हो गया, गहरा हो पर गया। मेरा पानी से रिश्ता और गहरा हो गया, छू लिया मिट्टी तो थोड़ा हाथ मैला हो गया। और एक शेर भी है मिट्टी पर, मिट्टी का जिस्म, मिट्टी का जिस्म है तो ये मिट्टी में मिलेगा,
मिट्टी का जिस्म है तो मिट्टी में मिलेगा, एहसास हूं मैं, कौन मुझे दफन करेगा, एहसास हूं मैं, कौन मुझे दफन करेगा। क्या बात है, बिल्कुल आप एहसास है, कविता एक एहसास है, मिट्टी का शायरी एक जिस्म है एहसास तो ये है, वो मिट्टी कभी में दफ्न मिलेगा, नहीं होती, एहसास हूं मैं, कौन कभी मिटती नहीं है। शायरी है जिसकी बहुत लंबी उम्र है, जिसको जाने कौन जीने की दुआ देता है कि शायरी कभी मरती ही नहीं, कविता कभी मरती ही नहीं, जाने शेर कभी मरते ही नहीं, कहानी कभी मरती नहीं, जाने उसको कौन उम्र देता है, जाने उसको जीने की कौन दुआ देता है। सचमुच कमाल सर। बहुत, मैंने पहले शुरू में ही कहा था, जब भी अपनी चर्चा चलती थी मैंने आपसे कहा भी था कि हमको 1 घंटा कम पड़ेगा, और इत्तेफाकन वही हुआ कि हमें 1 घंटा कम पड़ गया। लेकिन निश्चित रूप से किसी अगली कड़ी में मैं आपके साथ और जुड़ना चाहूंगी। हमें कुछ एक, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही नामचीन लोग आज जुड़े थे, बहुत ही संजीदा लोग हमारे साथ में जुड़े थे, जिनको शायरी का भी, जिनको एहसास है, जिनको जिंदगी का भी एहसास है, और जिनको इल्म है कि किस तरह लिखा जाए, कैसा लिखा जाए। हमारे समय के सबसे बड़े आलोचक हमारे साथ में जुड़े, आदरणीय जीवन सिंह जी सर, प्रणाम करती हूँ आपको। और बहुत अच्छा लगा कि तो आप और रमाकांत जी सर, डॉक्टर जीवन सिंह जी आए, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी आए, कौशल किशोर जी आए, और पतार के संपादक विभूति नारायण ओझा जी आए, उनके उप संपादक कृपाण ओझा जी आए, जो नाम हम देख पाए। तो ये अपने में एक एक नाम, एक एक नाम अपने अपने में, एक एक नाम, एक एक इंस्टीट्यूट है। तो ये जो भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और निश्चित रूप से कई प्रश्न, मतलब इतने प्रश्न थे मेरे दिमाग में कि मैं सर से ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, लेकिन हमारे प्रश्न कहीं रह गए, हम उनको सुनते रह गए, और इनकी गजल ने सारे प्रश्न के उत्तर खुद से दे दिए। जितने प्रश्न मेरे भीतर थे, वो सारे प्रश्न, इनके एक एक शेर अपने आप उत्तर बनते गए और हम हमारे सन्मुख आते गए। सर आपसे जुड़कर सचमुच बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मैं आपके साथ एक कड़ी 2023 में और करूंगी, जब नए विषय पर चर्चा करेंगे, नई बात पे बात करेंगे, नई गजल पे बात करेंगे, समकालीन गजल पे बात करेंगे। जीवन सिंह जी सर के साथ भी जरूर जुड़ेंगे हम। मैंने आपसे कहा था अच्छा लगेगा कि जीवन सिंह सर ने अभी मेरी किताब गजल संचयन का संपादन किया है, वो 23 में भी 2-3 महीने में आ जाएगी, जिसका रमाकांत शर्मा जी ने ब्लर्ब लिखा है, और उसका चयन किया है वो डॉक्टर जीवन सिंह जी ने किया है। आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। तो 23 में जब वो किताब आएगी तो हम लोग फिर मिलेंगे। डॉक्टर जीवन सिंह जी भी बिल्कुल 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 उस पुस्तक पे परिचर्चा जरूर रखेंगे अपन। जब भी आप कहेंगे वो पुस्तक आ जाए तो मैं सर, दोनों सर, रमाकांत जी सर और जीवन सिंह जी सर के साथ जब भी आप परिचर्चा करने चाहेंगे उस पुस्तक पे, ये मंच आपका अपना मंच है, आप जरूर जुड़िए और हमें भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि जनता के लिए जनता द्वारा जो बात कही जा रही है वही जन सरोकार की बात है, और वही जन सरोकार मंच से बात कही जाती है। अगर जन सरोकार मंच न होता, जन सरोकार मंच न होता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है पहुंचना। बहुत जगह लोग कहते हैं नहीं जाते। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रतिभा कहीं नहीं टोकी जाती, प्रतिभा कहीं नहीं टोकी जाती, वो खुद अपना रास्ता बनाती है पानी की तरह प्रतिभा। और सही बात कहने वाले, खरी बात कहने वाले हर जगह पसंद किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से आप में खुद में क्षमता है, आप अपनी क्षमता की बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। देवेंद्र जोशी जी ने और आपने जो ये मंच सजाया है, ये हम जैसे ही लोगों के लिए सजाया हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी आपका निमंत्रण मिलेगा, न्योता मिलेगा, हम जरूर आएंगे। जी, मेरा आग्रह तो जीवन सिंह जी सर से, रमाकांत जी सर से, सभी से आग्रह रहेगा, जो ये मंच है, ये मंच आप लोगों से समृद्ध है, और इस मंच की शोभा है वो आप लोगों से है। बहुत बहुत आभार सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब समय वाकई कम पड़ गया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि 1 घंटा कम रहा। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, देवेंद्र जी को भी शुभ रात्रि, क्योंकि वही हम लोगों को पेश कर रहे हैं, तो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा मंच बनाकर, और आप जो हम लोगों को यहाँ पेश कर रहे हैं और सब चीजें, वो नीम की ईंट बने हुए हैं, वो नीम की ईंट बने हुए हैं। वही मैंने कहा कि सारा कंट्रोल उनकी तरफ से आ रहा है, और हम लोग डायरेक्टर हम लोगों के वही हैं, हम लोग तो खाली यहाँ पर अपना एक्शन कर रहे हैं, लेकिन निर्देशक वही है हम लोगों के। उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं, उनको मेरा है।
अलग से भी मेरा आपका नमस्कार। बहुत बहुत आभार। जन सरोकार मंच टॉक से इसी तरह जुड़े रहिए और अपना स्नेह और प्यार इस मंच को देते रहें। बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।